गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो आ गया, चलो तो हम शुरू करते हैं लोड से, क्योंकि डिजाइन करना है तो लोड होना ही चाहिए, फोर्स होना ही चाहिए, क्योंकि हमने कल के डिस्कशन में देखे थे हम कि जब भी एलिमेंट का हमें देखना पड़ेगा, जब किसी एलिमेंट को डिजाइन करना होगा सबसे पहले तो हमें सभी जो बेसिक एलिमेंट है उसका फंक्शन जानना जरूरी है। जो इस फंक्शन जो है ऑलरेडी हम थ्योरी ऑफ मशीन्स में डिस्कस किया हुआ होगा चीज। तो फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्स का डिस्कशन हम थ्योरी ऑफ मशीन्स में जितना भी पावर ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स या स्प्रिंग से और बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो काइनेमेटिक मैकेनिज्म और मशीन्स में डिस्कस किया हुआ था। अब है फोर्स का कैलकुलेशन करना। ओके, तो फिर किस तरह फोर्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना तक का फोर्स होता है, ये सारा भी तुम लोग सोम में पढ़े होगे, लेकिन थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देंगे। तो आज हम देखेंगे फोर्स। तो कौन कौन सा फोर्स हमारे ऊपर लोड, तो लोड का मतलब होता है क्या चाहिए कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। मतलब फोर्स जो होना, जो लोड का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का टच होना, मतलब फोर्स का टच होना उसको बोलते हैं लोड हम लोग हैं। ओके, तो यहाँ पे टचिंग होना जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो लोड होता है हमारा टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, ये सब पढ़ा हुआ है। टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शियर लोड एंड बेंडिंग लोड एंड टॉर्जन। तो ये 5 तरह का लोड होता है हमारा है। ओके है, और 5 तरह का लोड हमारा होता है। और लोड का मतलब कि जिसके चलते, इस तरह लोड के चलते जो स्ट्रेस पैदा होता है उसका नाम आता है टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है। सबका सब फॉर्म में डिस्कस किया हुआ, तो ज्यादा हम इसमें बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। और ये इसका जो नियम होता है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझाता है। तो स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और टी लिखेंगे, टी फॉर टेंसाइल, तो फोर्स बाई एरिया। ओके, और कंप्रेसिव के लिख देंगे, कंप्रेसिव के लिख देंगे सिग्मा सी बाई फोर्स बाई एरिया। अब यहाँ पे ये जो फोर्स है और यहाँ पे जो एरिया है, जैसे आप मान लो यहाँ पे शियर स्ट्रेस है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, 3D बना रहे हैं हम, तो ये जितना जो एरिया है मेरा, ये जो एरिया बता रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इसके सेंटर पे लग रहा है। ओके, रिमेम्बर सेंटर पे फोर्स लग रहा है एफ। ये जो एरिया होगा ये टोटल एरिया पर फोकस होगा। जो फोर्स काम किया उसके होल एरिया पर काम होगा। और फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। रिमेंबर, फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तब ये हमारा कहलाता है टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल, ये कंप्रेसिव लोड कहलाता है, जिसके वजह से टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव करता है। और ये हुक्स लॉ मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब जो हमारा हुक्स लॉ कहलाता है, E इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, जो हुक्स लॉ कहलाता है, ये इसके नियम के अनुसार आ जाता है। ओके, अब आते हैं शियर स्ट्रेस पे होता है, तो ये होता है ड्यू टू शियर लोड। अब शियर लोड किसको बोलते हैं, तो अगर कोई लोड इस सरफेस, जो यहाँ ये सरफेस है, अब ये कोई लोड, हम एक सरफेस को कुछ और कर देते हैं, तो मान लो ये सरफेस हुआ, ये सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर कोई फोर्स काम करे, ओके, तो एफ एस मतलब शियर फोर्स। शियर फोर्स मतलब कि पैरेलल टू दी टू सरफेस। ओके,
पैरेलल टू द सरफेस के ऊपर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं शियर फोर्स। और इस शियर फोर्स के चलते जो पैदा उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। और ये इसको जो इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द शियर स्ट्रेस। और ये होता है क्या चीज है कि इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई किताब में इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डजंट मैटर। जी या सी इक्वल टू शियर स्ट्रेस, मतलब शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। ओके, शियर स्ट्रेन। ओके, ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला। शियर, ये जो शियर स्ट्रेस होता है वो होता है शियर स्ट्रेस इक्वल टू शियर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब ये कौन सा एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये जो ग्रीन का पार्ट है इसका जो एरिया हो, क्योंकि इसके ऊपर सरफेस का फोर्स लग रहा है। ओके, अगर मान लो कोई फोर्स हम अब मान लो कोई ये मेरा एरिया है, अब ये एरिया है, अब इस एरिया के ऊपर एक फोर्स को हम लगाएं ऐसे, तो ये कहलाएगा टेंसाइल फोर्स, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर काम कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे फोर्स लगा देंगे तो ये हो गया सरफेस के पैरेलल, तो ये कहलाएगा शियर फोर्स, ये कहलाएगा टेंसाइल फोर्स। ओके, क्लियर। आगे आते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग के चलते लगता है, बेंडिंग मोमेंट के चलते जो स्ट्रेस पैदा होता है उसको बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ते हैं। और ये तुम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तुम लोग मैंने पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग फ्लेक्सुअल फॉर्मूला के अनुसार आता है। अब समझाते हैं कैसे बेंडिंग स्ट्रेस क्या, मैंने बेंडिंग का फॉर्मूला कैसे कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा नीचे पेज में तुमको लेकर जाएंगे, समझाएंगे हम। ओके, तो बेंडिंग को हम समझा रहे हैं। ओके, जस्ट हम रिमाइंड कर रहे हैं। ओके, यस सर। इसको फॉर्मूला जो फ्रैक्चर फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला तुम लोग इस तरह का पढ़े होगे, एम आई इक्वल ई बाई आर एंड सिग्मा बाय वाई। वाई, ये कहलाता है फ्लैक्सुअल फॉर्मूला। यस सर। और इसमें एम का मतलब हो गया मोमेंट। ओके, अब ये मोमेंट कैसे निकलता है, मोमेंट निकलेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर 2 बीएमडी। एक बीएमडी होता था, एक एसएफडी होता है। एग्जाम अब आ जाते हैं कि ये आई का मतलब ये क्या, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट है मतलब बेंडिंग मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। वो हम पूरा हल्का सा व्यू दे देंगे ताकि समझ में आ जाएगा। ये हो गया यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस जो हुक्स लॉ से आएगा। यस सर। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका डिजाइन में ज्यादा यूज नहीं होता है। ये हो गया बेंडिंग स्ट्रेस, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट के चलते पैदा होता है बेंडिंग स्ट्रेस। यस सर। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। अब हम तो एक तो पिक्चर से समझा देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज। अब क्या चीज है कि एक हम बीम बना रहे हैं, क्योंकि ये चीज हमेशा यूज होने वाला, तो हम इसलिए एक बार रिपीट हम कर दें ताकि दोबारा हम इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको इस सब क्लास को बहुत अच्छा से कर लोगे। अब बताइए कौन सा बीम है, ये कौन सा बीम है, सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड है। वेरी गुड वेरी गुड। ये डब्लू हो गया और ये ए और बी हो गया। तो अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकलता है इसका, अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकलता है ऐसा। ओके, तो सबसे Yes, पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले रिएक्शंस निकालने, हम क्लास में हम बोलने दो, हम बोलेंगे उसके बाद हम जब इसको कर देंगे उसके बाद तुम क्वेश्चन एराइज करोगे, उससे क्या होगा कि आवाज।
तो फिलहाल तुम लोग म्यूट हो जाओ, ठीक ना। सब का पढ़ा हुआ है, कोई बस हम हल्का सा थोड़ा सा पीछे का रिमाइंड सामने हम, ताकि तुम लोग को जो भी पढ़ाया हुआ को थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। सब लोग म्यूट हो जाओ, ठीक है ना। जो क्लास करने का वो आराम से क्लास कर, जो क्लास नहीं करना बस ऑनलाइन होकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो अटेंडेंस बन जाएगा। लेकिन हाँ, क्लास में डिस्टर्ब नहीं करोगे बस। ओके, तो यहाँ रिएक्शन ए रिएक्शन बी लगेगा, तो हम कैसे निकालते थे? हम निकालते थे कि W इक्वल टू RA प्लस RB निकालते थे, जिसको इक्वेशन 1 मानते थे। उसके बाद क्या करते थे, और मान लो कि फिलहाल ये मेरा ये टोटल डिस्टेंस है मेरा L, दोनों बीम का डिस्टेंस है। फिर क्या करते थे कि मोमेंट निकालते थे, तो मोमेंट अबाउट हम A निकाल लेंगे। तो मोमेंट अबाउट A कैसे निकलेगा? मेरा टोटल मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0, ये मोमेंट का थ्योरम कहलाता है। तो A के अबाउट कितना निकलेगा? मेरा मोमेंट निकलेगा। तो ये RB क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ घुमाएगा, तो RB इंटू L इक्वल टू, क्योंकि ये W है, ये नीचे की तरफ घुमा रहा है। ओके, नीचे की तरफ लोड है, तो इसके अबाउट इसको नीचे घुमा रहा है। ओके, तो कितना होगा W इंटू L/2। ये मान लेते हैं कि ये जो W हाफ में काम कर रहा है। ओके, इसलिए इजी 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 चीज ये है। तो कितना हो गया, W कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर RB इक्वल टू W/2 निकल गया। जब W/2 निकल गया है, तो मेरा फिर इस इक्वेशन पुट करेंगे, तो मेरा RA कितना निकलेगा? RA निकलेगा W/2, देयरफॉर अगेन W/2। तो मेरा RA भी निकल गया और RB भी निकल गया। तो अब मोमेंट हमको कैसे निकालते हैं? तो मोमेंट का फॉर्मूला जो हमने लिखा था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालना है, तो मान लो मोमेंट एट सी का मतलब मिड पॉइंट, सी का मतलब मिड पॉइंट जहां पे W पे काम कर रहा है, ये मिड पॉइंट। तो ये हो गया मेरा C। तो इस पे तुमको निकालना बेंडिंग मोमेंट, तो कितना निकलेगा? अच्छा, बेंडिंग मोमेंट हमेशा एंड पॉइंट पे 0 होता है, क्यों 0 होता है बता देते हैं। तो मोमेंट से कितना हो गया, तो RA इंटू L/2, क्योंकि डिस्टेंस फोर्स इंटू डिस्टेंस, मोमेंट इंटू C, फोर्स इंटू डिस्टेंस। मोमेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला नियम ये होता है कि किसी एक साइड से देखेंगे। जैसे अगर देखने के लिए देखा जाएगा, तो मेरे पास दो साइड है, RA भी है और RB भी है। तो हम कोई एक साइड पे फोकस करेंगे तो हमारा ये चीज निकल जाता है। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स डायग्राम का नियम होता है निकालने कुछ भी एक तरीका से। तो फिलहाल किसी एक सेक्शन पर, किसी एक आइदर राइट साइड या लेफ्ट साइड पर हम फोकस करेंगे। तो ये हमारा जो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, W/2 इंटू L/2 हो गया WL/4। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट ए पर क्या होगा, तो बेंडिंग मोमेंट RA पर जो डिस्टेंस है A पर, वो एंड है, 0 है मेरा है, तो वो मेरा टोटल का टोटल मेरा बेंडिंग मोमेंट वहां पे मेरा 0 हो जाएगा केस में। जैसे मान लो कि यहाँ पे मोमेंट A है, तो मोमेंट A पर डिस्टेंस मेरा 0 है, तो डिस्टेंस मेरा 0 होता है, इसलिए इस पे काम कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस 0 है, तो टोटल तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा मेरा क्या कहते हैं इसको, हमें सी पे 0 हो जाएगा। तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और बीच पे कितना निकल जाएगा, WL/4। तो ऐसे ही हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला करते थे अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर में। तो हमको बस यही बेसिक हल्का हल्का थोड़ा सा यूज करना है कि ताकि रिमाइंड कर सके कि हम कैसे यूज करते हैं। तो फ्लेक्सर फॉर्मूला में तो बेंडिंग मोमेंट M निकल गया। ओके, M कैसे निकलेगा, F इंटू फोर्स इंटू लेंथ से निकल जाएगा। अच्छा, बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो मेरे बीम है, ये बीम का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। अच्छा, ये जब मैं बीम में जब होगा, तो इसका इस बीम के चलते क्या होगा, जो मेरा इंटू 0 इक्वल टू 0। अब देखो ये बीम है मेरा, तो उस सिंपली सपोर्टेड बीम के चलते ये जो बीम क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो लोड पड़ रहा है वो नीचे पड़ रहा है, तो ये लोड W और रिएक्शन ऊपर था, तो ये मेरा बीम ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि देखो ये चीज जो है, ये नीचे वाला में क्या हो गया कि कंप्रेसिव हुआ, क्योंकि जो लेंथ है वो डिक्रीज किया। तो ये ऊपर वाला जो फाइबर है, ऊपर वाला जो सरफेस इसका है, उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगा, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा। और जो ऊपर जो टॉप वाला में है, जो बॉटम वाला में है, उसमें क्या पैदा किया, टेंसाइल पैदा किया। तो सिग्मा T पैदा किया और सिग्मा T पैदा किया। लेकिन
ड्यू टू बेंडिंग, ये जो पैदा हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग पैदा हुआ। तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस पैदा हुआ, में टेंसाइल स्ट्रेस जो पैदा हुआ है भाई तुम लोग म्यूट नहीं होते हो तुम लोग। अगर किसी को पकड़ लिए ना, क्योंकि जो कौन चिल्ला रहा है फिर उसका हम बता देंगे क्या करेंगे फिर हम। क्वेश्चन पूछेंगे तो आसमान ताकोगे, उस समय आवाज नहीं निकलेगा। ओके तो ये हो गया, इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, बीच का सेंट्रॉइड से, और इसका दूरी को बोलते हैं वाई, जो वहां पे। तो जो हम लिखे थे एम आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, तो ये हो गया मोमेंट, जो मोमेंट निकलता है हो गया यंग ऑफ मॉडुलस, जो कि मटेरियल का स्ट्रेंथ कहलाता है। आर आर इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो आर निकलता है इसी को आर बोलते हैं, इसका यूज नहीं होता है। ये हो गया सिग्मा सी भी हो सकता है और सिग्मा टी भी हो सकता है, और वाई होता है कि इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की दूरी को बोलते हैं हम लोग है न्यूट्रल एक्सिस से इसका दूरी हो गया। अब आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा है, फिलहाल ये बीम हो गया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा है। ओके तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जब इस पे W लगा मेरा W, तो ये चीज मेरा सब घूम गया। तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, कैसे लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B क्रॉस सेक्शन एरिया, ये कहला गया न्यूट्रल एक्सिस। ओके न्यूट्रल एक्सिस चारों तरफ से। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या लोगे इस केस में, अब बोलो तो y का वैल्यू क्या लोगे। सर y का वैल्यू यहाँ पे सर a/2 A/2 सर। गुड, a/2 लेंगे, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि ये बीम जो है वो घुमा कैसे, ये बीम घुमा ऐसे, ठीक है। जब ये ऐसे घुमा तो ये चीज जो है इस एक्सिस के अबाउट घुमा, इसको एक्स एक्स मान लो, इसके अबाउट ही बीम घुमा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। और कैसे निकलेगा, अब रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़े होगे, ये निकल जाएगा बी ए का पावर 512, जिस एक्सिस को काटता उसी का पावर हम ले लेते हैं। और सिंपल याद करने के लिए जो y का वैल्यू a/2 लेंगे, a लेंगे, बस उसी का पावर q भी हो जाएगा। ये बहुत याद करने का तरीका हो गया। ओके ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगुलर बॉडी, स्क्वायर, सर्कल, ये सब तुमको याद करना है, अपने दिमाग में है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल याद करके रखना है तुमको, है ट्रायंगल शेप का याद करके रखना, मोमेंट ऑफ क्या चीज होता है, स्क्वायर का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, ये मेन शेप यही होता है। ओके तो ये चार शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दम याद करके रखना है, क्या होना चाहिए। तो यही था मैं तुमको बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन जो हम यूज करते हैं। और इक्वेशन क्या यूज करते हैं कि इस ये जो तीन पार्ट है, इस तीन पार्ट में इस पार्ट का हम यूज नहीं करते हैं, सिर्फ यूज करते हैं एम। तो एम आई सिग्मा वाई, या सिग्मा को बाहर निकालो क्या बचेगा मेरा एम वाई बाई आई, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके हम यूज करेंगे कैलकुलेशंस में, वो डिपेंड करता है कैसा कंडीशन आ रहा मोमेंट एंड वाई एंड आई पर। ओके ये हो गया तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस। अच्छा इसमें एक चीज और हम ऐड कर दें क्योंकि बार बार वो चीज मेरे सामने जहन में आ जाएगा। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस, ये बेंडिंग स्ट्रेस मेरा बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस। इसका नेचर क्या हो सकता है, इसका नेचर होगा टेंसाइल, या नहीं तो
Compressive. कंप्रेसिव। ये डिपेंड करता है कि कैसा लोड, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे लगा कंप्रेसिव, यहाँ पे लगा टेंसाइल, और ऐसा हुआ तो यहाँ पे लगा टेंसाइल, यहाँ पे लगा कंप्रेसिव। में डिपेंड करता है लोड हम कैसा इसको दे रहे हैं। ओके, अब मोमेंट का फॉर्मूला ठीक है मुझे पता है, एम वाई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे वाई, वाई का मतलब क्या चीज हो गया मेरा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। Distance from neutral axis. वेरी गुड। तो अब एक चीज यहाँ पे बताओ, अगर न्यूट्रल एक्सिस है मेरा है तो पूरे का वैल्यू को पुट ये हो गया है, तो ठीक है, तो वही फिलहाल यही मान लेते हैं हम लोग मोमेंट पर से। तो अगर सिग्मा बी देखेंगे तो मोमेंट y का फॉर्मूला क्या था, a/2 था, और I Yes, sir. क्या Yes, था, sir. BAQ/12। 12। तो क्या क्या कटेगा, यहाँ पे a कट गया 2 के फॉर्म में, उसके बाद क्या हो गया 6 हो गया, तो क्या बचा 6m By BA square। BA square. स्क्वायर। तो माय इक्वेशन आ गया। ओके, तो तुम लोग अपना सर्कल का तुमको, या अब सर्कल का तुम लोग करके देखोगे क्या इसका आंसर आता है। ओके, अब आते हैं हम आगे, टॉपिक बढ़ा रहे हैं, तो बस तुमको ये फॉर्मूला तुमको अपने दिमाग में बैठा लेना है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये चीज इक्वेशन को बस में मोमेंट वाई एंड आई क्या वो समझा दिए। आगे आते हैं, कौन सा पॉइंट था मेरा, अब आते हैं टॉर्जन्स लोड। तो अब टॉर्जन्स लोड किसको बोलते हैं, ओके, टॉर्जन लोड बोलते हैं जिसमें हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, मतलब अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, उसी को बोलते हैं टॉर्जन्स लोड, और उसके चलते जो पैदा होता है उसको बोलते हैं टॉर्जन्स स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस को हम प्योर टॉर्जन्स इक्वेशन की मदद से समझते हैं। आइए देख लेते हैं कि ये क्या चीज होता है। ओके, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक नया बीम बनाते हैं। अब हम लोग बीम, हमारा बीम सर्कुलर बीम बनाएंगे हम लोग हैं। तो ये रहा मेरा शाफ्ट, ये रहा मेरा शाफ्ट जिसका ये डायमीटर डी है। ओके, ये हुआ सेंटर। तो इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से होगा, इसका न्यूट्रल एक्सिस से वही बीच से जाएगा, एक्सिस से जाएगा, तो ये हो गया मेरा बीच से इसका एक्सिस पास कर रहा है। ओके, ये हो गया, इसका लेंथ हो गया यहाँ से L। ओके, तो अब ये जो यहाँ पे क्योंकि इसको रोटेट करना, तो ये अपने एक्स, इसको हम इधर से देखेंगे तो ये दिखाई देगा ऐसा, और रोटेट का मतलब होता है कि इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा T टॉर्क, और इसका डिस्टेंस हो गया, जो रेडियस होगी वो R। ओके, टॉर्क मतलब जो इसी के एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने वाले को टॉर्क बोलते हैं। इट इज नॉट द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट मतलब कि बेंड द मोमेंट, मतलब ये बॉडी को बेंड करता है। जैसे मान लो कि अगर इस चीज को हम यहाँ से वेल्डिंग कर दें और यहाँ पे कोई फोर्स लगाएं, तो ये क्या होगा कि ये चीज इसके अबाउट ये रोटेट कराएगा, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट, बेंड करने का। और टॉर्जन होता है कि अपने एक्सिस के अबाउट, ऑब्जेक्ट के अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाना, तो जिसको होता है रोटेशन, जिसको होता है बेंडिंग। तो रोटेशन एंड बेंडिंग बहुत आर डिफरेंट। तो अब जो टॉर्क लगा इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायग्राम बनाते हैं, दिस इज द टॉर्क, बट टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू फोर्स इनटू एक्सियल डिस्टेंस, मतलब फ्रॉम सेंटर टू फोर्स अप्लाइड पॉइंट। अब यहाँ पे ये फोर्स कौन सा कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगा, ये जो फोर्स था F, यहाँ पे लेंथ, तो मोमेंट हो गया F इंटू L। तो ये कौन सा फोर्स है और ये कौन सा फोर्स है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द बेंडिंग फोर्स। ओके, फोर्स मतलब सीधे कोई आपको पॉइंट लोड काम कर रहा है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, बेंडिंग फोर्स। और ये हो गया शियर फोर्स, क्योंकि ये जो हो रहा ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर काम कर रहा। अगर इसको ऑब्जर्व करके देखोगे
तो ये चीज ऊपर में यहाँ पे फोर्स लग रहा है पॉइंट के परपेंडिकुलर, और ये सरफेस के ऊपर लग रहा है, तो ये कहलाएगा शियर फोर्स इनटू आर कॉल्ड टॉर्क। ओके, तो जब ये रोटेट करता है तो इसका एक प्योर टॉर्जन फॉर्मूला आता है मेरा, है प्योर टॉर्जन फॉर्मूला। वो प्योर टॉर्जन फॉर्मूला क्या आता है जिसका यूज करेंगे बार बार हम लोग हैं, प्योर टॉर्जन इक्वेशंस, वो कहलाता है T बाई आई पी इंटू शेयर बाई आर इक्वल टू सी जी थीटा बाई एल। ये आता है प्योर टॉर्जन इक्वेशन। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट क्या क्या है। पहला, T का मतलब हो गया टॉर्क, जो तुमको शियर फोर्स इंटू आर से निकलेगा, और ये ज्यादा तक शाफ्ट में यूज होगा। शाफ्ट मतलब रोटेटिंग पार्ट, जो रोटेट करता है। ओके, आईपी क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पोलर मोमेंट ऐसा ही रहेगा तब जाके एसएससी निकलेगा। पोलर मोमेंट, ठीक है, समझाते हैं इसका क्या मतलब होगा। ये हो गया शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया का दो होता है एक्सिस, एक एक्सिस होगा दिस, एक होगा दिस, इसको बोलेंगे एक्स एक्स, इसको बोलेंगे वाई वाई, और एक तो एक्सिस होता है जेड एक्सिस, अगर इसको हम लोग इस व्यू से देखेंगे तो। ओके, ये हो गया जेड एक्सिस। ओके, और जो हमारा एक्स हो गया ये तुमको इधर से एक्स, ये हो गया एक्स एक्स। ओके, तो अब ये कहला गया जो मेरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो हो गया, ये हमारा कहलाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? इसको समझाने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा होगा, तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कहाँ गया फॉर्म मशीन, कॉपी पेस्ट। तो डिजाइन ऑफ मशीन में बहुत कंफ्यूजन पैदा होगा इस सब चीजों में कि कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे कौन चीज लगेगा, इसलिए एक बार इसको समझ जाना है। चलो हम थोड़ा सा कलर पेन से उठाते हैं ब्लैक। अब ये क्या, एक शाफ्ट हो गया। ओके, ये शाफ्ट का डायमीटर है, तो अगर ये चीज को हम लोग अगर ऐसे फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ, तो ये क्या होता कि ये शाफ्ट ऐसा घूम जाता। यस सर। जब ऐसा घूमता तो इसका न्यूट्रल एक्सिस ये जो था हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता। तो इस केस में इसका जो रोटेटिंग हुआ वो तुमको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, ऐसे। ओके, ऐसे रोटेट किया, तो ये कहला इसका, ये कहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर ये रोटेट करता, ये गोल गोल घूमता, ओके, तो ये हमारा मोमेंट इसके अबाउट निकलता आईपी, मतलब इसके जो एक्सियल है, एक्सियल के अबाउट, ये एक्सियल के अबाउट, तो ये एक्सियल के अबाउट जो मोमेंट लगा। तो अब दोनों में अंतर क्या है कि क्योंकि शाफ्ट मेरा है, तो शाफ्ट को जो हमेशा हर केस में डायमीटर डी ही डायमीटर डी होता है। ओके, हर केस में यहां से भी देखो तो ये भी डायमीटर, तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है पाई बाई 64 डी का पावर 4, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई फॉर सर्कल के लिए भी पाई बाई 64 एंड डी का पावर 4 होता है। तो पोलर मोमेंट कितना होगा अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर थ्योरम, वो बोलता है आई एक्स एक्स प्लस वाई वाई, क्योंकि ये दोनों एक्सिस यहाँ पे ये वाई वाई हो गया, ये वाई वाई परपेंडिकुलर, दो एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर थ्योरम होता है मोमेंट इनर्शिया निकालने का। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा रिजल्ट, वो निकल जाएगा पाई बाई 32, ये हो गया पोलर मोमेंट फॉर रोटेटिंग शाफ्ट।
तो जहां पे भी रोटेटिंग शाफ्ट होगा या रोटेटिंग एलिमेंट, हम लोग ये पोलर मोमेंट, ये इक्वेशन यूज करते हैं जब भी π/32 एंड d का पावर 4। लेकिन अगर कोई बेंडिंग यूज किया जाए, मतलब कि शाफ्ट बेंड हो रहा है, इस फॉर्म में बेंड हो रहा है, तो हम फिर ये इक्वेशन यूज करेंगे। डिपेंड करता है कि x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है या y y के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये इक्वेशन यूज करेंगे। ये था मेरा पोलर मोमेंट। उसके बाद आगे है अब ये क्या है, ये हो रहा शियर स्ट्रेस हो रहा मेरा है। ये हो गया रेडियस ऑफ द शाफ्ट। ओके, तो यहाँ पे भी रेडियस आएगा, यहाँ पे भी रेडियस आएगा, पूरा मोमेंट रेडियस आता है, डायमीटर आता है। ये जो जी है, ये क्योंकि शेयर का बात आ रहा है, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का अपना स्ट्रेंथ होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो यंग्स मॉडुलस का प्रॉपर्टीज है वही मेरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी प्रॉपर्टी हुआ। जो मटेरियल ज्यादा टेंसाइल फोर्स बर्दाश्त करेगा वो जरूरी नहीं है कि वो टोर्जन भी ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। तो वो टोर्जन का स्ट्रेंथ अलग होता है, टेंसाइल का स्ट्रेंथ अलग होता है, कंप्रेसिव का स्ट्रेंथ अलग हो जाता है। ये हो गया ट्विस्टिंग एंगल, मतलब कितना एंगल से मटेरियल ट्विस्ट, क्योंकि जब रोटेट करता है तो ट्विस्टिंग आता है। ट्विस्टिंग क्या होता है जो वो भी दिखा देते हैं हम। जैसे मान लो कि कौन स्केच यहाँ पे लाइन खींच दिया जी, ये मटेरियल ट्विस्ट किया तो ये थीटा एंगल, तो ट्विस्ट इसको बोलते हैं ट्विस्ट एंगल। तो ट्विस्ट एंगल बोलते हैं इसको। हम जब भी यूज करेंगे तो रेडियन में यूज करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग। ओके, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। एल का मतलब हो गया लेंथ ऑफ शाफ्ट। लेंथ ऑफ शाफ्ट का हम जब भी तुमको शाफ्ट का लेंथ निकालने के लिए कहे तो फिर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। लेकिन जब डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालने के लिए कहे तो फिर हम डायमीटर इस इक्वेशन का हेल्प करके निकालेंगे। तो लेंथ निकालना होगा तो फिर इसके साथ इसका यूज करेंगे। समझाने कहने का मतलब मेरा ये है कि एक इक्वेशन मेरा होगा T/IP इक्वल टू τ/r, जिससे हम डायमीटर निकालेंगे। दूसरा इक्वेशन T/IP अगर डायमीटर दिया रहेगा तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं इसके इक्वेशन के मदद से हम लोग हैं। तो अब तो हम यूज क्या करेंगे, हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे तुम शियर स्ट्रेस मतलब T/R/IP। तो कितना निकलेगा, T टॉर्क हो गया, तो ओके टॉर्क, R हो गया R। ओके, इसका फॉर्मूला क्या था, π/32 d का पावर 32। ओके, तो T इसको भी डायमीटर टर्म में लिख दो, D/2 एंड π/32 एंड d का पावर 4। कुछ कटे काटो, ये d कट गया, 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ 2 कट गया, 16 आ गया। तो क्या आ गया फाइनल इक्वेशन, ये सब इक्वेशन बार बार यूज करेंगे। तो शियर स्ट्रेंथ जो निकलेगा मेरा वो निकलेगा 16T एंड πd का पावर q। ये आ गया इंपॉर्टेंट इक्वेशन। डायमीटर निकालेंगे जब शियर स्ट्रेंथ मटेरियल का दिया रहेगा तो। अब तक किसी कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो हम अगला स्टेप में इंटर करने जा रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब हम बियरिंग प्रेशर समझाने जा रहे हैं, तो कोई डाउट तो पूछ सकते हो। एनी डाउट नहीं है, क्लियर सब कुछ है? यस सर। तो ठीक है सर ओके। यस सर। अब आते हैं बियरिंग प्रेशर इंटेंसिटी। ये थोड़ा सा नया टर्म होगा क्योंकि अब तक इसको सॉन्ग में तुम नहीं पढ़े होगे। बियरिंग प्रेशर बहुत सी, बस एक ही वर्ड को समझना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस एलिमेंट में जब आता तब यहाँ पे बियरिंग प्रेशर होता। अब तक जितना भी तुमको डिस्कस किए, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, बेंडिंग, टॉर्जन, वहां एक एलिमेंट था, कोई एक सब्जेक्ट था, कोई एक ऑब्जेक्ट था और उसके ऊपर लोड लगता था तुमको है। तुम लोग को याद होगा गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक एक मूवी आया था अक्षय कुमार का। यस हाँ आया यस था, सर। तो वो एक टीचर था और उसका पहला क्लास में उसने कहा था कि फोर्स 5 तरह का होता है। हाँ सर। याद नहीं होगा, 5 तरह का फोर्स यहाँ पे यही चीज है। ओके,
तो यहाँ पे बियरिंग प्रेशर अब हो गया, बियरिंग प्रेशर मतलब जहाँ पे दो कॉन्टेक्टिंग सरफेस एलिमेंट पर होगा, लेकिन साथ साथ ये दो सरफेस जो कांटेक्ट हो, दो सरफेस के बीच का बात है, लेकिन जब दो सरफेस रोटेटिंग केस में होता है तब रिमेंबर पहला केस कि पहला दो कॉन्टेक्टिंग सरफेस होना चाहिए और दूसरा ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ रोटेटिंग होना चाहिए, चाहे एक सरफेस स्टेशनरी हो या दूसरा सरफेस रोटेट करना हो, पर दो सरफेस के बीच में रोटेट होना चाहिए। और बियरिंग प्रेशर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इसके मटेरियल के ऊपर, मटेरियल का क्या हमारे होता है। डिजाइन ऑफ मशीन्स एलिमेंट में तो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में मटेरियल का जो एलिमेंट हर मटेरियल का जो मटेरियल का हमारा अलग अलग बियरिंग प्रेशर होगा। ओके, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग बियरिंग प्रेशर जो तुमको हैंड बुक के मदद से निकालना होगा। यहाँ इसको याद करने की जरूरत नहीं कि हम याद करेंगे, हर वो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा। एसएससी 0, गेट 0 और ईएस में भी हल्का पूछता है, डिफिनेशन पूछता है। तो गेट और एसएससी कोई क्वेश्चन इससे आने वाला नहीं है। ईएससी में मतलब यूपीएससी वाले एग्जाम में इससे थोड़ा सा पूछ सकता है कि थोड़ा डिफिनेशंस के क्वेश्चन इससे आता है। आइए समझाते हैं थोड़ा सा डायग्राम से कि इसका क्या मतलब मेरा है यहाँ पे है। अब ये हमारा एग्जाम्पल है नट और बोल्ट का। ये एग्जाम्पल है किसका? नट एंड बोल्ट का एग्जाम्पल है। बोल्ट हमारा रुका रहता है और नट घूमते रहता है। तो ये पार्ट मेरा पूरा का पूरा बोल्ट है और नट ये नट है। ओके, ये नट है मेरा, तो नट रोटेट कर रहा मेरा है। तो अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे कैसे समझिए बियरिंग प्रेशर होगा। सबसे पहले देखो कि अभी हम सिर्फ पढ़ाए नहीं है, सिर्फ समझा रहे तुमको मैं। ये एक डायमीटर हुआ जिसको हम लोग यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक हुआ तुमको ये डायमीटर, बड़ा सा डायमीटर, जिसको हम डी नोट से रिप्रेजेंट कर दिए। अब बियरिंग प्रेशर कहां पे लगेगा? बियरिंग प्रेशर लगेगा ये जो नट का जो डायमीटर, जो नट है, ये जो नट है, ये जो नट हुआ, तो नट दूसरा पेंसिल कलर यूज करते हैं यहाँ पे मैं। तो देखोगे कि यहाँ पे जो नट है, ये नट इसके साथ इस तरह से एंगेज किया हुआ है। तो यस सर। रोटेटिंग पार्ट कहाँ पे हो सकता है? तो दो पार्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए। तो देखो कांटेक्ट कहाँ पे? तो कांटेक्ट ये पार्ट में है। कांटेक्ट ये पार्ट में मेरा है, ये पार्ट में कांटेक्ट, ये पार्ट का कांटेक्ट है, इस पार्ट में कांटेक्ट है, इस पार्ट का कांटेक्ट है। ओके, ये सब पार्ट में कांटेक्ट है। दो सरफेस रोटेटिंग कर रहा मेरा है। अब अगर तो बोले सर ये भी तो मेरा कांटेक्ट ही यहाँ पे मेरा है। ओके है, जब मेरा कांटेक्ट यहाँ पर है तो सीधे यहाँ पे इस पार्ट में इसके चलते शेयरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो पार्ट है, ये चीज है, ये मेरा स्टेशनरी पार्ट है, सिर्फ ये इसके ऊपर शेयरिंग पैदा करेगा। जस्ट लाइक तुम जो पहले जमाने में जो आटा लोग पीसता था जाता में, बस सेम चीज है। ये मेरा जाता हो गया आटा पीसने का, तो ये इसी के बीच में बियरिंग प्रेशर लगेगा, मतलब दो रोटेटिंग सरफेस के बीच में लगेगा। तो ये हमारे यहाँ देखो, तो कितना इसका एरिया होगा? तो बियरिंग इसका एरिया कहलाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लोगे, मेरा टाइम जाने वाला, फिर से क्लास ज्वाइन करोगे। तो बियरिंग एरिया जो होगा वो होगा π/4 इंटू डी नोट स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। ये इसका बियरिंग एरिया कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इसको सर्कुलर सेक्शन हो गया मेरा, तो सर्कुलर सेक्शन का जो एरिया कहला गया ये एरिया कहला गया, क्योंकि यहाँ पे होलो हो गया, मतलब पूरा डायमीटर, होल डायमीटर, बड़ा डायमीटर और छोटा डायमीटर दोनों से बच गया, तो यही बच गया, यही बच गया। तो इसको कहेंगे हम लोग बियरिंग प्रेशर या बियरिंग प्रेशर इंटेंसिटी कहलाएगा। यहाँ पे दो रोटेटिंग एलिमेंट एक दूसरे के साथ रोटेट कर रहा है। ओके है, तो ये चीज मेरा कहला गया
बियरिंग। ओके, बियरिंग एरिया या बियरिंग प्रेशर इंटेंसिटी, और ये डिपेंड करता है मेरा है मटेरियल के स्ट्रेंथ पर। अलग अलग